विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की, जन्मभूमि की, देश की मिट्टी की, देश में रहने वाले लोगों की, देश की और अपने पड़ोसी देश की यानी पाकिस्तान की। भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, वहाँ रहने वाले लोगों की बात करेंगे भारत और पाक के रिश्तों की, बात करेंगे उनके बीच मतभेदों की, बात करेंगे रहने वाले लोगों के भावनात्मक लगाव की, भावात्मक जुड़ाव की। जन्मभूमि से हमारा क्या रिश्ता होता है, कैसा रिश्ता होता है, उस रिश्ते की बुनियाद की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, जीवन की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे और चाहत की बात करेंगे, और इस चाहत में घुले हुए मिठास की बात करेंगे और रिश्तों के नमकीन अंदाज की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस पाठ की जिसका शीर्षक है नमक। रज़िया सज्जाद जहीर द्वारा लिखी गई यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें एक नई तरह से सोचने को विवश करती है, हमें पुराने तरीके से भी सोचने को विवश करती है, हमें हमारी गलतियों का एहसास कराती है, हम भविष्य का निर्माण कैसे करें इस ओर भी संकेत करती है। भारत और पाक के विभाजन की बात करती है, उससे उपजे हुए दर्द की, उससे उपजे हुए पीड़ा की, तकलीफ़ की, भावनात्मक जुड़ाव की बात करती है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को, लेकिन उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं शैलेंद्र। ज्ञान मंजरी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत। ये हमारा चैनल है, इसका परिचय इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। साथ ही आप नए नए जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो भी पब्लिश होते हैं, उनको आसानी से प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है कि आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाएं, टाइप करें ज्ञान मंजरी शैलेंद्र और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी बराबर मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पाठ। हमारा पाठ कैसा रहेगा इसके बारे में एक रूपरेखा आपके सामने है। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय जानेंगे, उसकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, उसकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद कहानी के बारे में जानेंगे और फिर एक एक गद्यांश की व्याख्या करेंगे, यानी महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। यहाँ पर महत्वपूर्ण अंश अवश्य लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी अंश हमने छोड़ा नहीं है। पूरी ही कहानी की व्याख्या हम करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ में बताया आपको कि निहायत दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो मैंने बिना काट छांट किए एक तरफ से पूरा हर एक पैराग्राफ लिया है, सभी पर बातें की हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। रज़िया सज्जाद जहीर, इनकी 2 लाइनें पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत हैं,
हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। तो क्या भाव हुआ आप बताइएगा। हम चलते हैं लेखक के जीवन परिचय। रजिया सज्जाद जहीर उर्दू की कहानी लेखिका हैं। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। रजिया ने आरंभिक शिक्षा से लेकर कला स्नातक तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। इसके बाद उनका विवाह सज्जाद जहीर नामक साम्यवादी से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। ये उनका जीवन परिचय है। समझाने बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो है रजिया सज्जाद जहीर उर्दू का जाना पहचाना चेहरा हैं। बहुत सारी कहानियाँ इनकी प्रसिद्ध हुई हैं, बाकी आपने पढ़ ही लिया। रचनाओं के बाद में की बात करें तो जो प्रमुख कहानियाँ हैं उनकी यहाँ पर 3 संग्रह के नाम हैं। मेहमान रहमत या जहमत, जर्द गुलाब, सुल्तान सलाहुद्दीन बादशाह। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि उर्दू की मशहूर कथाकार हैं, महत्वपूर्ण स्थान है उर्दू साहित्य में इनका। कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य आदि लिखा है इन्होंने। विधाओं पर इनकी लेखनी चली है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, इसके साथ ही भाषाओं के साहित्य का, अन्य भाषाओं के साहित्य का उर्दू में अनुवाद भी किया है। इनकी कहानियों में अगर हम कथ्य की बात करें, कथानक की बात करें तो सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया गया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की जान है, इनकी कहानियों की विशेषता है। अगर कहानी के बारे में बात करें तो जैसा हमने प्रारंभ में ही आपसे कहा था, कहानी उसी विषय पर है। कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। दोस्तों, जब भारत और पाक का विभाजन हुआ तो एक अलग ही स्तर पर पलायन हुआ लोगों का, लोग विस्थापित हुए। भारत के लोग अपनी जमीन जायदाद, अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि छोड़ करके, यद्यपि अगर मातृभूमि की बात करें तो भारत तो हमारा, जो पाकिस्तान है वो भी भारत ही था, और जो भारत है वह भी भारत ही था, है ना। पाकिस्तान नाम की चीज़ तो थी नहीं। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इस बंटवारे का जो दर्द है वो दोनों ही भारत को उठाना पड़ा। दोनों ही भारत का मतलब जो पाकिस्तान भारत था और जो भारत भारत था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एक ही शरीर के 2 टुकड़े कर देना कैसे संभव है कि वो जीवित रह सकेंगे, एक दूजे के बिना रह सकेंगे? और ये छोड़ दीजिए, आप एक लाइन खींच दी गई, आप उधर रहोगे हम इधर, यहाँ तक भी ठीक होता शायद, लेकिन इधर के लोगों का उधर जाना और उधर के लोगों का इधर आना, वो भी धर्म के आधार पर, वो मारकाट मची, इतना आतंक, इतना यातना, इतना खून खराबा, सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर,
मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये तो उस समय की बात थी, लेकिन समय बदला, लोग उधर के उधर हो गए, इधर के इधर हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, जाना था उन्हें, और बहुत सारे लोग जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था उधर के इधर नहीं आए, और जो लोग आए या गए उनमें भी कई के रिश्तेदार गए, कई के नातेदार गए, और वो लोग नहीं गए। किसी का भाई पाकिस्तान चला गया लेकिन बहन यहीं रह गई, या बहन चली गई भाई यहाँ रह गया, या माँ बाप चले गए बेटे रह गए, या ऐसा भी हुआ कि जाने को तो पूरा परिवार ही गया था लेकिन बीच में बिछड़ गए। आधे लोग मारे गए, आधे लोग पहुँचे, आधे लोग बिछड़ गए, आधे लोग लापता हो गए, और आधे लोग यहीं रह गए, आधे लोग चले गए। बाद में हो सकता है मिले हों, या जैसे भी, आज भी यहाँ की रिश्तेदारी वहाँ और वहाँ की रिश्तेदारी यहाँ। क्या बीतती होगी उन लोगों पर, इन्हीं सब की कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। ठीक है, राजनैतिक यथार्थ तो बन गया, उसके आधार पर तो वतन की पहचान बदल गई कि भारत बन गया और ये पाकिस्तान बन गया, लेकिन हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया। हृदय से इस चीज़ को वो स्वीकार नहीं कर सके। भारतीय कस्टम अधिकारी है, वो कह रहा है कि उसका वतन ढाका है। लाहौर में पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी है, वो कहता है कि उसका वतन हिंदुस्तान है, उसका वतन दिल्ली है। और दिल्ली में रहने वाली सिख बीबी कहती हैं उनका वतन ढाका है। जन्मभूमि से टूटकर कौन रह पाया है? वो प्यार, वो मोहब्बत तो बनी ही रहेगी। हम अपनी माँ से बिछड़कर कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो क्या कहा जाए अपने राजनैतिक हुक्मरानों को, या जिन लोगों ने बंटवारा किया। मैं यहाँ किसी तरह का राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, ठीक है, आप गांधी जिन्ना करना शुरू करें, ठीक है, लेकिन अभी बातें वहाँ भी आएंगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को शायद इन बातों का एहसास ही नहीं होता है। क्या वो कभी समझ पाएंगे इन दिलों को, इनकी मार्मिकता को, इनकी छुअन को कभी महसूस कर पाएंगे? और कितना जहर भर दिया है आम लोगों में, आम जनता में। हम पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और पाकिस्तान हमें दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। हम एक ही कौम थे, एक ही देश थे, एक ही वतन थे। आज सबसे बड़े शत्रु के रूप में आमने सामने खड़े हैं। हमारे अंदर इतना जहर भर दिया गया है, इतना जहर भर दिया गया है कि हम पाकिस्तान को गालियां
देने के लिए तैयार रहते हैं या कह लीजिए कि देते रहते हैं, और पाकिस्तान हमारे लिए वही करता है। आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब कौन करता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वीडियो सुनने वाला कोई भी बंदा ना तो आतंकवादी है और ना वो पाकिस्तान को गाली देता होगा अपने दैनिक जीवन में, और ना अगर पाकिस्तान का भी कोई बंदा सुन रहा हो तो भी शायद भारत को गालियाँ नहीं देता होगा। आम जनता जो है, आम लोग जो हैं, उनके अंदर ऐसी बात नहीं है, लेकिन आ गई है, भर दी गई है, हमारे मनों के अंदर, दिलों के अंदर वो जहर भर दिया गया है। आज हम ऐसी बातें करना शुरू कर दिए हैं। क्लास में जब हम बात करते हैं तो बच्चे इसी तरह के प्रश्न उठाते हैं, है ना, कि अरे पाकिस्तान तो ऐसा कर रहा है और सर आप क्या कह रहे हैं, सर आप गलत कह रहे हैं, है ना। और तो और आप सुनते होंगे कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि क्रिकेट मैच या कुछ भी तो लोग बम फोड़ दिए, क्या कर दिए, पटाखे जला दिए, या फिर दूसरी, ये एक और की बात हुई, दूसरी ओर की बात ये हो गई कि लोग बात बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजने लगते हैं। दोनों ही स्थितियाँ बुरी हैं, दोनों ही चीज़ें गलत हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जहर आया कहाँ से, दिलों में इतनी नफ़रत पैदा हुई कहाँ से। विभाजन के समय से ही नफ़रत के बीज बढ़ गए, या उसके पहले से ही नफ़रत के बीज पड़ गए और वो फसल लहलहा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके पीछे राजनैतिक यथार्थ अधिक है। हम दिलों को फिर भी नहीं बदल पाए हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाए हैं। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनैतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। हमने अभी क्या कहा, ये जो बातें हम सोच रहे हैं, अगर ये बातें आप भी सोच रहे हैं, अगर ये बातें और भी लोग सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो रेखा खींच दी गई है ना, LOC, उसका कोई मायने है नहीं। और अगर लाहौर के कस्टम अधिकारी की बात करें कि उसने कहा, उसका कथन बहुत ही समीचीन होगा, सारगर्भित होगा, कि उसने कहा कि उनको यह नमक देते हुए कहना, मेरी तरफ से कहिएगा, किसको नमक देते हुए, सिख बीबी को कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। अगर हमारे जैसे लोग सोचने वाले हैं, आपके जैसे सोचने वाले लोग हैं, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में शायद ये नफ़रत घुले, शायद ये नफ़रत ख़त्म हो, लेकिन लगता नहीं। दोस्तों क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताऊं कि मेरा तो सपना है कि मैं विभाजित हिंदुस्तान में पैदा हुआ, है ना, लेकिन मैं सोचता हूं कि मरने से पहले भारत और पाकिस्तान एक हो जाएं। हंस सकते हैं लोग इस बात पर, लेकिन वास्तव में ऐसा होना चाहिए, लेकिन लगता नहीं, आसान नहीं है, ये संभव सा नहीं लगता। तो खैर, बहुत सारी बातें हमने की और ये बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब आपको क्या है, कहानी जब हम पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या करते वक्त बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सारी चीज़ें आपको अपने आप से समझ में आती जाएंगी। लेकिन यद्यपि अगर कोई ऐसी बात आएगी तो बात हम करेंगे, यद्यपि हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर कर ली हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। कहानी के बारे में जान लिया, अब कहानी नए सिरे से
हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए, कैसे लगे हमारे विचार आपको बताइएगा। आप अपने विचार बताइएगा, क्या सोचते हैं आप, है ना। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं और ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि मैं क्लास में इतना ज़्यादा वो देखता था, जब फिर अपनी बातें मैं रखता था और प्रश्न करता था, तब बच्चे जा कर के कहते थे हाँ सर आप सही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी सोच पर मत जाइए, मेरी बात पर मत जाइए। आपका अपना मस्तिष्क है, आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी सोच है, और निश्चित तौर पर उस सोच से हमें भी अवगत कराइए, हमें भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं, हम भी जानें कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, प्रश्न एक दो पूछ लेता हूँ आपसे हमेशा की तरह। पहला कि रज़िया सज्जाद जहीर की किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानियों के नाम बताइए। और दूसरा प्रश्न तो एक ही यही रहेगा, प्रश्न ही बना देते हैं उसको, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, भारत और पाकिस्तान का ये जो विभाजन हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को अलविदा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।